देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 1 लाख को पार कर चुके हैं। 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बुलेटिन में अब आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें और आंकड़े जो आपको बताएंगे कि कुल केस 1,06,000 से ज्यादा पहुंचा है। आइए आपको ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये तस्वीर इस वक्त क्या है देश के नक्शे पर, क्योंकि इस समय चुनौती ये है कि लॉकडाउन 4 में रियायतों के साथ शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसके साथ ही संक्रमण से बचने के तमाम इंतजाम किए जाएं और ये एहतियात हर लेवल पर लेने की जरूरत है। लेकिन अगर इस पर आप ताजा अपडेट देखें, कुल मामले 1,06,750 तक पहुंच गए हैं। जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 42,298 है, लेकिन मौत 3,303 लोगों की अब तक हुई है। और इससे ये साफ हो जाता है कि संक्रमण को लेकर ग्राफ जो है वो भारत में अभी फ्लैट नहीं हुआ है, जो कोरोना का कर्व है वो फ्लैट नहीं हुआ है। और इसी को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये चिंता है। पर अगर आप राज्यवार स्थिति पर नजर डालें तो महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, कुल मामले 37,136 है और अकेले मुंबई में 25,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 9,639 है, तो वहीं 1,325 लोगों की मौत हुई है। ये महाराष्ट्र की स्थिति है। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। मामले यहां पर 12,140 तक जा पहुंचे हैं। ठीक होने वालों की संख्या 5,000 से ज्यादा है, लेकिन 719 लोगों की मौत भी हुई है। तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और ये अपने आप में ये बताता है कि इस सूची में कौन से वो राज्य हैं जो टॉप पर बने हुए हैं। दिल्ली की तस्वीर देखिए, राजधानी में 10,554 मामले रिपोर्ट हुए हैं, 4,750 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 168 लोगों की भी मौत हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, अगर इनके आंकड़ों को हम क्लब कर दें, जोड़ दें, तो इन 3 राज्यों के आंकड़े मिलाकर ही भारत में कुल जितने संक्रमण के केस हैं उसके 50% इन 3 राज्यों के हैं। राजस्थान पर अगर आप नजर डालेंगे तो मामले 5,845, 3,337 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 143 लोगों की मौत भी हुई है। अब यहां पर टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर जोर है, लेकिन इसके साथ ही जो इंतजाम कोरोना को लेकर राज्य सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन सब के मद्देनजर प्रयास अब यही कि जल्द से जल्द हालात बेहतरी की तरफ बढ़ें। लेकिन इन सबके बीच जो समस्या बनी हुई है प्रवासी मजदूरों की, उसे लेकर सरकारों के बीच, दलों के बीच किस तरह का टकराव है, ये भी देखिए। यूपी में बसों को लेकर सरकार और कांग्रेस के विवाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1000 बसेस रवाना तो कर दी, लेकिन ये बस सीमा पर खड़ी हैं, बॉर्डर पर खड़ी हैं। इस बीच चिट्ठी और विवाद और तेज हो गया। एक दिन पहले गलत जानकारी देने को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के सचिव पर केस दर्ज करा दिया गया। तो आज फिर प्रियंका गांधी के सचिव की तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया है और यह कहा गया है कि हम कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। हमें नोएडा, गाजियाबाद की तरफ जाने से रोका गया है। आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार किया है। पत्र में कहा गया है कि आज शाम 4 बजे तक हम यहीं डटे रहेंगे। राजस्थान से यूपी जा रही बसों को फतेहपुर सीकरी के पास रोका गया और इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। एक बार फिर चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार को यह कहा गया है कि हम आज शाम 4 बजे तक इंतजार करेंगे, यहीं डटे रहेंगे। लेकिन बसों को यूपी में एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है? बस के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। आज भी कांग्रेस पार्टी 4 बजे तक बसों को लेकर यूपी राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद रहेगी। चिट्ठियों का दौर अभी भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं उनसे। सर, ये बताइए कि अभी भी कांग्रेस कह रही है कि वो जिनके पास जितनी बसें हैं, करीब 850 के से ज़्यादा, वो बसें आप ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस को इस संक्रमण काल में राजनीति से बचना चाहिए। ये कांग्रेस की अपनी बसें नहीं हैं, ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। आज राजस्थान सरकार बसें दे रही है। इसके पहले कहाँ चली गई थी? जब कोटा से हमको बच्चों को मंगाना था तब तो बस उपलब्ध नहीं कराई थी, तब तो यूपी की बसों ने जाकर उनको लिया था। राजनीति के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग उचित नहीं है। वो जितनी बसें देने की बात कर रही हैं 850, ये 900 से ऊपर ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं, 900 से ऊपर ट्रेन, और हमारे पास में 27,000 बसें हम लगा रखे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये जो आने वाले श्रमिकों का जब तक हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, उनकी स्केलिंग नहीं करेंगे,
उनकी उपचार के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके भोजन के लिए उनको किट्स भोजन के किट्स देने का उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम उनको कैसे ला सकते हैं? ये इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। कांग्रेस संक्रमण काल में भी पॉलिटिक्स का अपना राजनीतिक लाभ तलाश रही है, उसको राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कह रही है कि भाई आपने ठीक है जितने बसें आपको लगी कि गड़बड़ हैं या जो आपको लगा कि ऑटो है या फिर ये है, आप उसको अलग कर दीजिए। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि जो बसें जो अच्छी हैं, जो बची हुई बसें हैं, उनको आप ले लीजिए, इस्तेमाल कर। सरकार के पास में रोज रोज इनका जो फर्जी तरीके से तैयार किए गई सूचियां हैं, उनका निरीक्षण करने का समय है, या जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके उपचार की, या जो हमारे प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी सुरक्षित यात्रा की? हमारे पास में रोज रोज इस प्रकार के नाटकों के लिए स्थान नहीं है। हमारे पास में जरूरी है पहली कि सुरक्षित यात्रा, प्रवासी नागरिकों की यात्रा सुरक्षित हो, उनका स्क्रीनिंग हो, उनके उपचार की व्यवस्था हो जो भी पीड़ित हैं, और उनके सबके भोजन के लिए और बाद भविष्य में रोजगार मिल सके उसके लिए स्केलिंग के लिए हमारे पास में इतना काम है। और हमने बताया कि हमारे 900 से ऊपर ट्रेन आ चुकी हैं, वो 850 बसें देने की बात कर रहे हैं। 27,000 बसें हमारे उसमें लगी हुई हैं, 12,000 तो यूपीएसआरटीसी की बसें लगी हैं, और 15,000 बसें जो हैं हर जिलाधिकारी के सुपुर्द 2 बसें लगा के रखी गई हैं। तो व्यापक इंतजाम सरकार के पास में है, यानी इसकी जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार मदद करना चाहता है तो राजस्थान सरकार करे। प्राइवेट व्यक्ति से हम इस प्रकार की सरकारी साधन के दुरुपयोग की हम प्राइवेट व्यक्तियों से बात क्यों करें? अगर बसों के संदर्भ में राजस्थान सरकार कोई मदद करना चाहती है, पहले तो अपने वहाँ उत्तर भारतीय जितने हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, राजस्थान सरकार उनको बसों में ला के गंतव्य पे हमारे यहाँ तक भिजवावे। खाली बसें हमारे वहाँ भेज रहे हैं, जो श्रमिक उनके वहाँ भूखे मर रहे हैं, भूखे तड़फ रहे हैं बेचारे, तो उनके भोजन की व्यवस्था करें और उनको लाने के यहाँ पर छोड़ने की व्यवस्था करें। आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट किया गया है, उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं लखनऊ में और फतेहपुर सीकरी में, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कानून ये कोई सरकार का काम नहीं है। कानून अपना काम करता है, जहाँ पे होता है कानून के अनुसार कार्रवाइयाँ होती हैं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो ये इस तरीके से चलेगा, अभी चलेगी सियासत इस तरीके से, या चीजें रुकेंगी? सियासत सरकार थोड़ी कर रही है, ये सियासत करने वालों से पूछिए, जिनको हर चीज में सियासत दिखती है, हर चीज में पॉलिटिकल लाभ दिखता है, उनको ना तो प्रवास। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन्हें हैंडल करने का समय हमारे पास नहीं है। ये वक्त है कोरोना से लड़ने का और जनता को राहत पहुंचाने का। लेकिन कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो राजनीति के तहत कर रही है, और जो बसें मुहैया कराई गई, जब तक उन्हें चेक नहीं किया जाएगा, जब तक व्यवस्थाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक उन्हें एंट्री नहीं दी जा सकती। लेकिन उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने क्या कहा, ये सुनिए। आज हम लोग अगर बसों का पैसा देके उनको भेजना चाहते हैं तो यूपी की सरकार उसको आने नहीं दे रही है, और आज आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही नहीं है। प्रियंका गांधी क्यों बस भेजना चाह रही है? क्योंकि सरकार नहीं भेज रही है। केंद्र सरकार चाहती तो श्रमिकों को अपने घर भेज सकती थी। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए, क्या घोषणा करी उसमें, कितने लोगों के टिकट खरीद के दिए, और ये बार बार जब बात उजागर हुई तब रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण इसका किया। हम चाहते हैं कि गरीब अपने घर पहुंच सके। आज व्यक्ति जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखा है, इतने हफ्तों से परेशान है, अपने घर जाना चाहता है, उसकी मदद करना ना सिर्फ नैतिकता है, उसका संविधान का अधिकार भी है। लल्लू जी वहाँ गिरफ्तार हो गए और यहाँ संदीप सिंह जी के खिलाफ हजरतगंज में FIR हुई है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में बदले की भावना से, द्वेष की भावना से कार्रवाई के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तत्काल ये FIR वापस होनी चाहिए जो गैर कानूनी है, और अजय कुमार लल्लू को ससम्मान रिहा करना चाहिए। हम इस गिरफ्तारी की और इस FIR की निंदा करते हैं। क्या ये बसें पंजाब और राजस्थान से लेके नहीं आ रहे हैं? क्या ये श्रमिक पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से पैदल या साइकिल करके नहीं आ रहे हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी या प्रियंका वाड्रा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने ही मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि आप कोई भी श्रमिक साइकिल या इस रास्ते, पैदल के रास्ते या अन्य कठिनाई के रास्ते से चलेगा तो जिम्मेवारी आपकी होगी, आप बसें वहीं पे लगाओ। बॉर्डर पे ही क्यों, और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? वहां से वो जो आ रहा है श्रमिक, उसकी हालत आपको नहीं दिख रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है आपको? आप वहां पे लगाओ ना। वहां पे लगाते तो आपकी राजनीति नहीं होती, आप पॉलिटिसाइज नहीं करते।
आप यहाँ पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो। एक तरफ यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए राजस्थान से बसें भेजी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में ही बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उनका आरोप है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। ये राजस्थान के जयपुर में लगा मजदूरों का एक कैंप है। यहाँ करीब 8,000 मजदूर अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इन मजदूरों में करीब 2,000 लोग यूपी के हैं, तो करीब 6,000 मजदूर बिहार के। एक तरफ यूपी के मजदूरों को बसों में भरकर घर भेजने का तो जोर शोर से इंतजाम हो रहा है, लेकिन बिहार के मजदूर की शिकायत है कि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से पैदल चलकर घर के लिए निकले थे बिहारी मजदूर। देखा जा सकता है बिहारी मजदूरों के कितनी बड़ी संख्या है जो यहाँ पर इनको पकड़ कर लाकर रखा गया है स्कूल में, लेकिन ये सब के सब नाराज हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है घर जाने की। हालांकि ये देखा जा सकता है कि हमको दिखाना चाहें कि किस तरह से इनको रखा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, चिपक कर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई मैंने नहीं, इनका कहना है कि इतनी कड़ी धूप में इस तरह से तंबू के नीचे लाकर रखा गया है। धूप काफी तेज है, 5-5, 6-6 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बिहार जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कैंप में मजदूरों की स्थिति देखिए। गर्मी के बीच ये महज तंबू में पूरा दिन बिताने को मजबूर हैं। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। इस बीच खाने की गाड़ी आती है और लोग टूट पड़ते हैं। एक साथ में ऐसे चिपक के बैठना पड़ता है, आप देख ही रहे हैं। चिपक के बैठना पड़ता है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे बीमारी नहीं फैलेगा। बाथरूम भी ऐसा बना दिया, सब पूरा बाथरूम भरा पड़ा हुआ है। आधे रास्ते से पकड़ के वापस लाए, बोला कि हम बस पे आप लोगों को भेजेंगे। कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है हम लोग यहाँ तो पकड़ के खिलाए, व्यवस्था के लिए कर लीजिए ना। यहाँ पर खाना खाने के लिए किसी तरह से दौड़ रहे हैं कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। ये एक त्रासदी है, देखा जा सकता है। ऐसी त्रासद स्थितियाँ जो कोरोना लेकर आया है कि मजदूर किस तरह से खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कैंप में। उधर यूपी के मजदूरों के लिए गहलोत सरकार की तरफ से श्रमिक बस सेवा शुरू की गई है। कल भी प्रवासी मजदूरों को भरकर यूपी के लिए 30 बसें रवाना हुई। उत्तर प्रदेश जा रहे हैं सर। कितनी बसें जा रही हैं? यहाँ से डेली अभी 15 आई है, 15 और आ रही है। 30 बसें जा रही है हमारी। कल देर शाम उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बसों में रवाना करने के लिए खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट मजदूरों के बीच पहुंचे थे। पायलट ने यूपी के मजदूरों को चप्पल, पानी की बोतल और खाने पीने का सामान देकर बसों में बैठा कर रवाना किया। हम चाहते हैं कि गरीब अपने घर पहुंच सके। आज व्यक्ति जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखा है, इतने हफ्तों से परेशान है, अपने घर जाना चाहता है, उसकी मदद करना न सिर्फ नैतिकता है, उसका संविधान का अधिकार भी है। जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें घर पहुंचाने में मदद का काम सराहनीय है, लेकिन जरूरी ये भी है कि मदद में भेदभाव ना हो। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। शहर से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर भी ऐसे मजदूरों की भीड़ है जो पैदल ही अपने घर निकल दिए हैं। सड़कों पर क्या हाल है, देखिए। सिर पर गठरी लिए मजदूरों का ये काफिला हरियाणा से सीतापुर जा रहा है। मजदूरों के इस जत्थे में पुरुष हैं तो महिलाएं और बच्चे भी हरियाणा में दिहाड़ी करते थे। काम बंद होने के बावजूद करीब 1.5 महीने किसी तरह वहां जमे रहे, लेकिन जब गुजारा मुश्किल हुआ तो पैदल निकल पड़े सीतापुर की तरफ। पिछले 3 दिन से ये लोग यूं ही सड़क नापते जा रहे हैं। अंजू जी, कहाँ से पैदल आ रही हैं आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा कहाँ से? तो इतनी पैदल आ रही, कहाँ जा रही हैं आप लोग? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पे है आपका? सीतापुर। मजदूर हो या प्रवासी छात्र, लॉकडाउन ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हमें प्रवासी मजदूरों और छात्रों का एक जत्था मिल गया जो अपने पैसे से बसों से बिहार कूच करने को तैयार था। छात्रों का कहना है कि घर से पैसे मंगवाकर उन्हें 5,000 में बस का टिकट लेना पड़ा क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था।
बिहार जाने की बुकिंग की है, 5,000 रुपया देना पड़ता है। हाँ जी सर, किशनगंज जाने के लिए खाने का पैसा नहीं है, तो क्या करें, मजबूर से घर से मंगाना पड़ा पैसे, वही लेके जा रहे हैं। दिल्ली में ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, जब से यही है, और उसके पहले 2 महीने रह रहे थे हम। तो अब लास्ट में देखा कोई चारा नहीं, तो इसलिए घर से पैसे वैसे मंगाया और यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, तो हम लोग के पास तो लगभग 54 डेज हो गया, तो जितना भी पैसा था सब खत्म हो गया। उसके बाद ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था वो भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, इसलिए फिर घर से पैसा मंगा के जाना पड़ा। 8,000 9,000 आदमी लाइन पे है सर, उसमें कैसे हो जाएगा? आदमी बहुत परेशान है, इसलिए अपने अपने घर से पैसे मंगा के अब गांव जा रहे हैं सर। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अब जो है किसी तरह घर से इन्होंने पैसे मंगाए और अब ये अपने घर जा रहे हैं। ये बसेज हैं, देखिए तमाम जो बसेज हैं खड़ी हैं, ये कुछ ही देरी में यहाँ से चलेंगी और उसके बाद ये जो बसेज हैं ये जो लोग जहाँ जाना चाहते हैं, कई लोग बिहार जाना चाहते हैं, कई उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिलहाल देखी जा रही है। कैमरा आलोक दास के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आपदा को अवसर बनाने की कई कहानियां हैं। जब लॉकडाउन में सारी गतिविधियां बंद हो गईं तो सामान्य था काम छोड़कर इंतजार करना, पर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने महामारी के माहौल में मायूसी को मिटाने का नुस्खा निकाला। आम दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम समेत कई सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन करने वाले मनीष जीवन की सच्चाई बन रहे मास्क में चटक फैशन मिला रहे हैं। देखिए उनकी ये दिलचस्प रिपोर्ट। जरूरी नहीं कि कोई आपदा हो तो उसमें आप जिंदगी जीना छोड़ दें। ये जो रंग बिरंगे मास्क हैं, ये जो तरह तरह के डिजाइनर मास्क हैं, ये यही संदेश दे रहे हैं। कैसे आइडिया आया था? एक्चुअली जब ये सब पूरा पैंडेमिक का एक चल रहा था, आई थॉट कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और इस सर्जिकल मास्क के पीछे भाग रहे हैं और सुनने में आ रहा था कि इसकी कमी भी हो रही है। डिस्पोज करना बहुत बड़ी समस्या थी, आपको धोना बेटर है। बिल्कुल। सो एक तो वो था, दूसरा क्या था कि एक ऐसी स्टोरी मेरे साथ हुई कि जहाँ पे मैं ग्रोसरी शॉप पे सामान लेने के लिए गया और मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी सड़क से उठाया हुआ मास्क पहन रहा था। वो कहीं ना कहीं छू गया, मुझे लगा कि क्यों मेरे पास इतना कपड़ा है और मैं कपड़े का काम करता हूँ और जहाँ पे कॉटन मास्क एक मैंडेट भी आ चुका है पहनने के लिए, देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं मैं इन लोग को ये मास्क दे सकता हूँ। तो मैंने उनसे बांटना शुरू किया और तब से वहां से ये जर्नी स्टार्ट हो। और हम आपको दिखा दें कि ये अगर ये ब्लेजर आप देखें तो ये बीसीसीआई का ऑफिशियल ब्लेजर है, आप उन्हें सप्लाई करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। बीसीसीआई के ऑफिशियल ब्लेजर्स यहाँ बनते हैं और बहुत सारे उन सेलिब्रिटीज की फहरिस्त भी आपको मिल जाएगी जिनके लिए चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ये आप देख रहे हैं, एक ब्रोकेड मास्क मैंने पहन रखा है, तो अभी तक जो कॉटन के मास्क आप देख रहे हैं या फिर ये प्रिंट हम देख लें, बहुत हर एक चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब बेसिकली जो भी फैब्रिक्स जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं, न्यूट्रल फैब्रिक्स हैं, उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसके अंदर एक पोरस लेयर भी डाली हुई है और अंदर कॉटन की लाइनिंग है, सो दैट इट्स स्वेट एब्जॉर्बेंट भी रहे, क्योंकि जो मौसम है, जो ये गर्मी का मौसम है, एटलीस्ट स्वेट वगैरह आपके ऊपर हावी ना हो। मेरा ये मानना है कि अगर उसको आप मजे के साथ पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो हम ये भी समझें कि अभी तक जो डिजाइनर्स हैं, आप जैसे तरह तरह के आप मेन विमेन सबका लाइन हो रहा है और अब हम देख रहे हैं कि आप मास्क को लेके भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो। नहीं, मास्क एक्चुअली मेरा मानना है कि जो भी अभी इट्स बिकम अ न्यू नॉर्मल, सो एक रीजन होना चाहिए लोगों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट समथिंग व्हिच रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, जो भी जिनको मैंने सर्व किया है, उनके हिसाब से उनको म्यूज समझते हुए मैंने ये तैयार किया हुआ है। ये भी एक मास्क के लिए आपने? हमारी जो वेबसाइट है designermask.in, वहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। प्लस हम लोग अमेजोन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, स्विगी पे हैं, हम लोग अपना मैनएक्सपी पे भी हैं, ली मार्च पे भी स्टोर पे भी हैं और अगले हफ्ते में हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में भी आर अवेलेबल। और लास्ट में जैसे कि हमेशा एक फैशन प्रेडिक्शन एक तरह से कर दिया जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो हम क्या समझें कि इन जूल्स या बीड्स ऐसी भी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आपने शुरुआत भी कर दी? हाँ, हमने कर रखा है। जैसे सेड ना कि जो भी क्लाइंट्स, क्योंकि आई वाज इनटू bespoke क्लोथिंग टू गेट पीपल एंड टू डिजाइन एज पर देयर पर्सनालिटी, सो अब मुझे पता कि वो लोग भी मुझसे दोबारा मास्क मांगने लगे हैं। द डे वन आई विल से कि आई एम प्रिविलेज कि मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ हमेशा से शुरुआत से रहे, तो मुझे पता कि उनको भी ये चाहिए होगा। सो हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ, जहाँ पे कुछ सीक्वेंस वाले एम्ब्रॉयडर्ड वाले भी हैं, ज्वेल्ड वाले भी हैं, स्टड्स वाले भी हैं, वो सारे हमारे पास में अवेलेबल हैं। और ये धोकर उसके बाद इसमें हम लोग उसको पूरा वॉश करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद भी हमने इसमें डायरेक्टिव दे रखा है इसके ऊपर कि वॉश बिफोर यू यूज, सो दैट्स लाइक आप कोई भी चांस नहीं लेना चाहते कि किसी को भी आप इन्फेक्ट करें।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त की शुरुआत हम कर रहे हैं आज की एक और बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान कोरोना की चुनौती से जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुपर साइक्लोन सामने है। अम्फान साइक्लोन तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सुबह करीब 7 बजे तूफान ओडिशा के पारादीप से महज 110 किलोमीटर दूर रह गया था। तूफान की तीव्रता फिलहाल 102 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर पीके जैना के मुताबिक अगले 6 से 8 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। बालासोर की तस्वीर आपके सामने, भद्रक, तो वहीं पश्चिम बंगाल के दीघा और पूर्वी गोदावरी आंध्रा से ये तस्वीर आपके सामने है। समंदर की लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान की तीव्रता इस वक्त जबरदस्त है। एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। अम्फान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दोनों ही राज्य हाई अलर्ट पर इस वक्त है। तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, यहां पर प्रभाव जबरदस्त रहने वाला है, जिसके मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम ने जो है पूरी तैयारी वहां पर की है। 53 टीम राहत और बचाव के लिए तैनात की गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल में दीघा के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। समंदर से उठने वाली तूफानी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अम्फान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवाती तूफान अम्फान। अम्फान तटीय राज्यों में तबाही का तूफान। दीघा तट से 185 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा अम्फान। साइक्लोन अम्फान अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रहा है पश्चिम बंगाल की ओर और उड़ीसा की ओर। पारादीप और सारे तटवर्ती इलाकों में लगातार रात भर बारिश हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में दक्षिण बंगाल के सारे जिलों में लगातार रात भर बारिश हुई है। समुद्री तूफान अम्फान सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में मचा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने तूफानी खतरे को देखते हुए कई राज्यों के लिए हाई अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और असम के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165 एंड गॉस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। सुपर साइक्लोन के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण साउथ परगना में पुलिस समुद्री किनारे की ड्रोन से निगरानी कर रही है। मछुआरों और स्थानीय लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आपको सीधे ग्राउंड से जानकारी देने के लिए दीघा से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं और कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू मौजूद हैं। मनोज्ञा, बीते 2 साल में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब मॉनसून से जस्ट पहले तूफान का सामना पूर्वी इलाकों को देश के करना पड़ रहा है। ओडिशा में पिछले साल फणी आया था और इस बार अब जब अम्फान तूफान आ रहा है तो ओडिशा और बंगाल ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। आप मौजूद हैं तट के नजदीक ही, किस तरह की परिस्थिति अभी वहां पर है, क्या इंतजाम अभी वहां किए गए हैं?
परिस्थिति बद से बदतर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से तूफान की गति बढ़ रही है उसी तरह से जो साइक्लोन अम्फान है वो भी समुद्र में उफान मचाए हुए है। मैं इस समय हूँ दीघा के तटवर्ती इलाके में, जहाँ पर पहले तो इलाके को खाली करा दिया गया है। चंद लोग हैं, वो भी पुलिस के जो कर्मचारी हैं उन्हें तैनात किया गया है जगह जगह पर निगरानी करने के लिए, जिससे कोई भी व्यक्ति इन इलाकों में ना आए। तो वहीं दूसरी ओर जहाँ सुबह तक जो लहरें थी वो करीब 6 से 8 फुट थी, अब वो 10 से 12 फुट हो रही हैं। आमतौर पर 3 से 5 सेकंड का एक अंतराल होता है दो लहरों में, लेकिन अब वो भी नहीं है। जिस गति से और जिस वेग से ये बार बार लहरें आकर समुद्र तट पर अपना एहसास करवा रही हैं, उसी तरह से बारिश भी लगातार हो रही है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कल से लेकर अभी तक बारिश हो रही है। बिजली अधिकतर जगहों पर कट गई है या काट दी गई है, और वहीं समुद्री तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अगले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, घर में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। जहां एक और कोविड-19 का कहर है तो वहीं दूसरी ओर समुद्र में तूफान का असर। बिल्कुल मनोज्ञा, हालांकि देखिए समस्या देश के सामने इस वक्त ऐसी है कि मुझे तो ये लग रहा था मैं आपसे ये पूछूं कि बंगाल में कोरोना को लेकर क्या इंतजाम है, क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर है। लॉकडाउन 4 के फेज में हम दाखिल हो रहे हैं, लेकिन तूफान सामने आ गया है, लाखों की संख्या में लोगों को शिफ्ट किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चुनौतियां हैं। ये तो एक नए सिरे से चुनौती का सामना करना पड़ेगा सरकार को वहां पर। बहुत ही बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि जिन सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जिन जगहों पर, खास तौर से जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं जो इन इलाकों में बने रहते हैं, और वो कई वर्षों से बने हैं, क्योंकि इन इलाकों में तूफान या चक्रवाती तूफान कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी आलम यह है कि इन्हीं साइक्लोन शेल्टर्स को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया था, लिहाजा वहां लोग थे, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात की है, खास तौर से स्थानीय लोग जो नहीं शिफ्ट करना चाहते उन जगहों पर, यह कहकर कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी और हम क्वारंटीन सेंटर या सोशल डिस्टेंसिंग के बिना वहां रहेंगे तो जान को खतरा होगा। लेकिन खतरा इन इलाकों में यह भी रहता है क्योंकि जो छोटी दुकानें होती हैं, जो टीन का सामान, जो छतें होती हैं, जब वो इन हवा के वेग से उड़ना शुरू करेंगी तो कई गुना ज्यादा नुकसान करेंगी। साइक्लोन फोनी में भी यही हुआ था, जहां पर पुरी में लगातार 1 घंटे तक तूफान ने वहां पर कहर बरपाया था और उसके बाद पूरे पुरी को तहस नहस कर दिया था। दीघा और इसके आसपास के इलाके, मतलब दक्षिण 24 परगना में जो सुंदरबन का इलाका है, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। चक्रवात जब इस तरफ बढ़ रहा है, कुछ ही घंटों की बात है, लैंडफॉल होगा तो बर्बादी का भी मंजर होगा, लेकिन उसका पूरी तरह से निर्भर करेगा कि किस गति और किस वेग से ये हवाएं चलती हैं और लहरें कितना ऊंचा उठकर अंदर जमीन के इलाके तक जा सकती हैं। जी, मैं मनोज्ञा आपके पास लौटती हूँ। इंद्रजीत भी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से। इंद्रजीत, अमेरिकी जो एजेंसी है नासा, उसके रिपोर्ट्स जो सामने आ रहे थे, उन्होंने 5th कैटेगरी में रखा है, श्रेणी 5 में रखा है इस तूफान को, इसके खतरनाक लेवल को देखते हुए। सरकार किस तरह से इसको एनालाइज कर रही है और कितना हिस्सा बंगाल का ऐसा है जो प्रभावित रहने वाला है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पिछली बार जब आइला तूफान, बिल्कुल देखिए, कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पिछली बार जब आइला तूफान आया था उससे काफी जानमाल की क्षति हुई थी, उससे भी ज्यादा तीव्र गति से ये जो तूफान वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की कोस्ट में आने वाली है, और इसीलिए जो प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ किया गया है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है जो तटीय है वहां पे। और इस वक्त के हालात आपको दिखाना चाहते हैं। हम लोग इस वक्त हुगली नदी के किनारे हैं और इस तरह का जो नजारा है वो काफी देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं किस तरह का टाइडल वेव है, जो लहर है नदी का वो काफी बढ़ गई, तेज हवाएं यहाँ पे एंकर करके रखा गया है, लेकिन फिर भी वो खुद अपने आप से मूव करके जा रहा है। और आशंका ये है कि इतनी घनी आबादी वाली जो शहर। तो इंद्रजीत हमें ये पूरी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर अभी किस तरह के हालात हैं, सरकार कैसे निपट रही है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। अम्फान तूफान, अम्फान शब्द यानी इसका मतलब होता है आसमान। थाईलैंड ने ये नाम तय किया था बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान को लेकर। अब तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। केंद्र सरकार ने भी दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। ओडिशा के तटीय इलाके से 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया, जबकि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके से 3 लाख लोगों को शेल्टर होम में भेजा गया है।
भारत के समुद्र तट से टकराने से पहले ही सुपर साइक्लोन ने अपनी विनाशकारी लीला दिखानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसमान पर काली घटाएं छाई हैं। आंधी के साथ बारिश का दौर तेज होने लगा है। मतलब हर गुजरते लम्हे के साथ तूफानी खतरा और करीब आता जा रहा है। कोलकाता और दीघा में भी बारिश और आंधी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। समुद्र की लहरें दीघा के तट तक आ चुकी हैं। इस समय तट और समुद्र के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर चुनौती ये भी है कि कितना संभव हो सके और जितना संभव हो सके दोनों उड़ीसा और बंगाल की राज्य सरकार जितना कम हो सके वो नुकसान रखने की कोशिश कर रही है। चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के साथ और उड़ीसा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। जबकि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। ओडिशा में करीब 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से खाली कराया गया है। MMS के जरिए लोगों को तूफान का अलर्ट भेजा जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमें और नौकाएं लगातार समुद्री इलाकों में गश्त कर रही हैं। पोर्ट्स ऑलरेडी खाली कर दिया है। धामरा पोर्ट, पारादीप पोर्ट एंड गोपालपुर पोर्ट, तीनों पोर्ट के वेसल सभी शेल्टर स्टेशन में निकल गए हैं। इस एरिया से निकल के नीचे के साउथ साइड में चला गया। पश्चिम बंगाल में भी करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें बशीरहाट की हैं, जहां माइक से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तूफानी खतरे के मद्देनजर हल्दिया पोर्ट को बंद कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है, लेकिन कई लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें कोरोना का खतरा है। गाड़ी है, रिक्शा है, उसके बाद हम सामान लेके घर में रखते हैं। जैसे वो झाड़ आएगा, काल में काला आ सकता है, इसलिए डरे हुए हैं लोग। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तटीय इलाकों में तूफान से निपटने के इंतजामों का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और तूफान से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तटीय इलाकों में रहने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं से तूफान प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ और वहाँ के होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ तालमेल रखते हुए, प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए पूरी ताकत के साथ वहाँ इवैक्यूएशन भी करें, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं और साथ ही साथ उनके रहने की व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं में अपना पूरा योगदान करें। देश के कई और हिस्सों में भी तूफान का असर हो सकता है। तेज आंधी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया को इंतजार इस बात का है कि कोरोना को लेकर इलाज कब मुमकिन होगा। अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है कि वो वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाएगी। दुनिया में 49 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले, अब तक 3,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका समेत तमाम देश ढूंढ रहे हैं इलाज। क्या मिलने वाली है कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन? क्या अमेरिकी कंपनी पहुंच गई है वैक्सीन के बिल्कुल पास?
इस सवाल के जवाब में अमेरिका की एक मशहूर कंपनी लग गई है। उस कंपनी का नाम है मॉडर्ना। अमेरिका की मशहूर कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि उसने एक ऐसी एंटीबॉडीज बनाई है जो इंसान के शरीर में कोरोना के वायरस को खत्म कर देगी। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine. And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2, or in fact, even exceed those levels. पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन बचाव की मुद्रा में। कोरोना से अपनी रक्षा तो कर रही है, लेकिन कोरोना पर आक्रमण करने वाली कोई दवा बनी नहीं। ऐसे में अमेरिका के मैसाचुसेट्स की इस बायोटेक कंपनी ने नई उम्मीद जगा दी है। मॉडर्ना कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन से पैदा हुई एंटीबॉडीज mRNA 1273 उसी स्तर पर थी जो कोरोना से रिकवर हुए लोगों में पाई गई। कंपनी जल्द ही उसके ट्रायल के दूसरे दौर में जा रही है और संभावना है कि जुलाई में इसके अंतिम दौर का प्रयोग शुरू हो जाएगा। कंपनी की कोशिश है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन मरीजों तक पहुंच जाए। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की उम्मीद जता चुके हैं कि साल के आखिर तक कोरोना की काट के रूप में कोई न कोई वैक्सीन आ ही जाएगी। अब उसी अमेरिका में मॉडर्ना कंपनी का दावा अगर सही निकलता है तो कोरोना को पहचानने और उसका इलाज करने वाली वैक्सीन आने ही वाली है। So in a way, our vaccine teaches our body to make just that part of the virus that the immune system needs to recognize. And when we go in with first a prime and then a month later a booster shot, we can indeed show that we've educated the immune system to make antibodies that can recognize the virus and indeed prevent the virus from entering cells. कोरोना की काट ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 3 महीने से माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस कंपनी ने बाकायदा रिसर्च करके वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इस वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च में शुरू हुई थी। पहले दौर की स्टडी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने की। कंपनी ने 18 से 55 साल के लोगों को 25, 100 या 250 माइक्रोग्राम की डोजेस दी। जिन लोगों को 2-2 बार इस वैक्सीन की डोज दी गई, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। उन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया। इससे ये पता चला कि ये वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती हैं। शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल उतना ही रहा जितना कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में मिलता है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के सेकेंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे। इस कंपनी को यकीन है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन आ जाएगी और अगले साल तक सैकड़ों करोड़ों लोगों तक कोरोना की ये मारक वैक्सीन पहुंच जाएगी। We've recently signed an agreement with one of the world's largest manufacturing organizations, Lonza, to establish additional places of manufacturing both in the United States and in Europe. And so we're actively ramping that up. Our anticipation is that it will be in the millions by the end of this year. It could be as high as 1 billion doses in 2020. मॉडर्ना पहली अमेरिकी कंपनी है जिसने वैक्सीन की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। ये भी पहली बार हुआ है कि जानवरों से पहले ही इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया गया हो। कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन का टेस्ट मार्च में शुरू हुआ। इसकी पहली खुराक एक महिला पर आजमाई गई। धीरे धीरे बाकी लोगों पर भी ये टेस्ट होने लगा। इस टेस्ट के जरिए ये देखा गया कि कोरोना के खात्मे में कितनी कारगर है। साथ ही इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। खास बात ये कि इसको रिकॉर्ड टाइम में विकसित किया गया है और इसका कोड नेम रखा गया था mRNA 1273। बीमारी का पता तो चीन में चला, लेकिन अमेरिका ने मार्च में ही इस कंपनी के शुरुआती रुझान पर अपनी उम्मीदें मजबूत कर ली थी। I think we're going to have a vaccine by the end of the year, and I think distribution will take place almost simultaneously. पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के इलाज की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। अगर मॉडर्ना कंपनी इसका रामबाण इलाज लाती है तो दुनिया अपने घरों में कैद से बाहर निकल सकती है और खुली हवा में सांस ले सकती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ही नहीं, भारत में भी इस दिशा में काम हो रहा है। देश के अलग अलग शहरों के बड़े लैब्स में तेजी से वैक्सीन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। पुणे में एक फार्मा कंपनी का दावा है कि उसने 3 ऐसी दवाएं खोज ली हैं जो कोरोना को जड़ से खत्म कर देंगी।
अमेरिका को पक्का यकीन होने लगा है कि उसे कोरोना का रामबाण इलाज मिल गया है। लेकिन इस दिशा में भारत ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दोनों देशों के बीच 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन ढूंढने के मामले में 2 गज की भी दूरी नहीं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले ये बात कह दी थी कि हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर इस दिशा में काम करें। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पीएम केयर्स के जरिए अलग अलग वैक्सीन प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान में कई मेडिकल और केमिस्ट कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। इसके लिए सरकार की मदद से 14 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इनमें 4 पुणे में, 3 हैदराबाद में, एक अहमदाबाद, वेल्लूर, दिल्ली, इंदौर, तिरुवनंतपुरम और मोहाली में स्थित हैं। भारत की इन कोशिशों की तारीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। India has been so great, and as you know, your prime minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. वैसे पुणे में एक फार्मा रिसर्च कंपनी नोवलिट फार्मा का दावा है कि उसने कोरोना की दवा खोज ली है। इस कंपनी का दावा है कि उसने 2200 दवाओं में 42 दवाइयों को ढूंढ निकाला। इनमें से 3 ऐसी दवाइयां हैं जो कोरोना का सटीक और रामबाण इलाज हैं, लेकिन इनमें से कोई दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं है। कंपनी का दावा है कि कोरोना को मारने की दवा तो दुनिया में पहले से मौजूद है, बस किसी को पता नहीं था। इस कंपनी के 20 वैज्ञानिक 25 मार्च से इसे ढूंढने में लगे हुए थे। ये दवा कंप्यूटर पर प्रयोग में सफल हो गई है। अब इंसान पर इनमें से एक दवा की ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मांगी गई है। इजाजत मिली तो 20 दिन के अंदर 5 अस्पतालों में करीब 150 कोरोना मरीजों पर इसका असर देखा जाएगा। हम कोविड-19 शुरू होने के बाद हम लोगों ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया जिसका रिसर्च फोकस सिर्फ अप्रूव्ड ड्रग्स में से कौन से ऐसी दवाइयां हैं जो कोविड-19 में उपयोगी हो सकती है, ये ढूंढना है। इसमें हम लोगों ने पहले 42 ड्रग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उसमें से अभी हम लोगों के पास 3 कैंडिडेट ऐसे हैं, 3 ऐसे अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जिनमें हमको लगता है कि उसमें अपार क्षमता है कोविड-19 से लड़ने के लिए। यहाँ के साइंटिस्ट लोगों को विश्वास है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं, उनके जो रिजल्ट्स इन्हें कंप्यूटर पर मिले हैं, उससे इन्हें पूरी आशा है कि इन्होंने जो दवाई ढूंढ के निकाली है उससे कोरोना वायरस महामारी पर जीत हासिल हो सकती है। चाहे अमेरिका हो या भारत, दोनों की जहां अच्छी दोस्ती है, वहीं दोनों ही देश कोरोना के सताए हुए हैं। 15,50,000 से ज्यादा मरीजों के साथ अमेरिका दुनिया में कोरोना पीड़ित सबसे बड़ा देश है, जहां करीब 92,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत 1,01,000 से ज्यादा मरीजों के साथ 11वें नंबर पर है, जहां 3100 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं।